तो जब माइनस कर दिए तो वैल्यू कितना आ गया, कीजिए तो 0.04, और 4 में से 3 गया तो 1, 1.04 केल्विन। फिर से पूरी बात को सुनिए, हम लोग समझने जा रहे हैं एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये दो क्वेश्चन आपको दिया गया था, 5.85 ग्राम NaCl, 11.1 ग्राम CaCl2 को रिजॉल्व किया गया है वाटर 100 ग्राम में, और हम लोगों को कहा गया कि डेल्टा टीबी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट निकालो, तो निकाल लिए हम लोग, और ये वैल्यू आ गया 0.52 केल्विन, और दूसरा CaCl2 के लिए भी ये वैल्यू आ गया 0.52 केल्विन। अब दूसरी बार आपको कहा गया कि नहीं, हमको अब इस तरह से कैलकुलेशन करके मत बताओ, चलो लैब में चलते हैं और लैब में एक्सपेरिमेंट करके एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीबी को पता करते हैं। तो 5.85 ग्राम NaCl को 100 ग्राम वाटर में डिसॉल्व करके इसका बॉइलिंग पॉइंट निकाला गया एक्सपेरिमेंट से। यहाँ पर लगाया हुआ है थर्मोमीटर, तो एक्सपेरिमेंट से इस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट मिल गया 374.04 केल्विन। तो डेल्टा टीबी हो गया 374.04 माइनस 373 आ गया 1.04 केल्विन, और थ्योरेटिकल वैल्यू कितना आया था, यहाँ देखिए ये क्या आया है 0.52, और एक्सपेरिमेंट से आ गया 1.04। जरा एक बार दूसरा एक्सपेरिमेंट कर लो। दूसरा में क्या है कि कैल्शियम क्लोराइड है, तो ऐसा ही सॉल्यूशन बनाया गया कैल्शियम क्लोराइड का वाटर में, और इसका बॉइलिंग पॉइंट निकाला गया। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट आ गया 370, इधर लिख देते हैं T-B इक्वल टू आ गया 374.56 केल्विन, और थोड़ा नजदीक लिखते, नहीं दिख रहा, 374.56 मिल गया। और प्योर वाटर का तो होता है 373, तो इसमें से माइनस कीजिए 373, तो ये वैल्यू आ गया 1.56 केल्विन। तो देखिए ध्यान से फिर सुन लो, CaCl2 को अभी हम लोग क्लास में निकाले बिना किसी एक्सपेरिमेंट के तो आ गया 0.52, और लैब में जाकर निकाले एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट तो ये आ जाता है 1.56। तो थ्योरेटिकल वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू अलग अलग हो गया ना। तो जब ऐसा होने लगा कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जैसे एलिवेशन, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मतलब एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, इन सब पर फिर बारी बारी से एक्सपेरिमेंट किया गया। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग आ गया, थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल, तो सिर्फ यहीं पर नहीं छोड़ा गया, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी निकाला गया, फिर डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट भी निकाला गया, फिर ऑस्मोटिक प्रेशर भी निकाला गया, थ्योरेटिकली निकाला गया, थ्योरेटिकली इस तरह से, और एक्सपेरिमेंटली भी निकाला गया। सारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में थ्योरेटिकल वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू में डिफरेंस आने लगा। तो जब ऐसा होने लगा कि थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में डिफरेंस आने लगा, तो इस तरह से जो एक्सपेरिमेंट से मिला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का वैल्यू, उन वैल्यूज को कहा जाने लगा एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। When colligative properties found experimentally was different, इस पर ध्यान देना है, from their theoretically calculated values, तो इस तरह के वैल्यूज ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को कहा जाने लगा एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। दैट इज डेल, दैट इज, ऐसा लिखिए, कॉलिगेटिव
properties experimental not equal to colligative properties theoretical। जब ऐसा हो गया तो इस वैल्यू को कहा जाने लगा abnormal colligative property। तो फिर आगे रिसर्च का काम चलता रहा कि भाई ऐसा क्यों हुआ। तब ध्यान में आया कि ऐसा तब हुआ है जब हम लोग लिए हैं सॉल्यूट। यहाँ पर इन दोनों एक्सपेरिमेंट्स में सॉल्यूट है NaCl और दूसरे में सॉल्यूट है CaCl2। अब NaCl नॉन इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, ये इलेक्ट्रोलाइट है, और CaCl2 भी इलेक्ट्रोलाइट है। क्यों इलेक्ट्रोलाइट है? क्योंकि NaCl जब वाटर में गया तो ये ब्रेक किया ना Na+ और Cl- में, और CaCl2 भी वाटर में गया तो ये ब्रेक कर गया Ca2+ एंड 2Cl- इन वाटर। तो सॉल्यूशन में जाने के बाद ये सब चूंकि डिसोसिएट कर जाता है तो NaCl और CaCl2 जिस पर अभी हम लोग डिस्कशन किए, दीज आर इलेक्ट्रोलाइट। जबकि हम लोग अभी तक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को निकालने के लिए जो फॉर्मूला यूज कर रहे थे उसमें से कोई भी इलेक्ट्रोलाइट नहीं था। अभी तक आज के क्लास में जो एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिस्कशन किए उसमें जो सॉल्यूट था वो NaCl और CaCl2 था जो इलेक्ट्रोलाइट है। लेकिन पहले के क्लास में, आज के पहले तक हम लोग जिस सॉल्यूट को यूज कर रहे थे वो सब था नॉन इलेक्ट्रोलाइट। फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन की हेल्प से इसको समझिए कि 6 ग्राम यूरिया is dissolved in 100 gram H2O, find delta TB। तो आप कहिएगा ना कि डेल्टा TB इक्वल टू KB 0.52 into weight of solute 6 by molar mass 60 into 1000 by weight of solvent 100। 1 2 3 0 से ये 3 0 कैंसिल हो गया, 6 और 6 कैंसिल हो गया, आ गया 0.52। अब ये जो वैल्यू हम लोग निकाले, चूंकि थ्योरी ये न्यूमेरिकल बनाए तो ये क्या हुआ, थ्योरेटिकल वैल्यू हुआ। जब इसी वैल्यू को लेकर के एक्सपेरिमेंट किया जाता है, एक्सपेरिमेंट किया जाता है इसको लेकर के, ये जो यहाँ दिया हुआ है कि 100 ग्राम H2O ले लिए, 6 ग्राम यूरिया डिसॉल्व किए और इसका बॉइलिंग पॉइंट पता किए तो ये आता है 373.52 केल्विन, और वाटर का होता है 373.00 केल्विन। तो डेल्टा TB कितना हो गया, 0.52 केल्विन। देखिए क्या हो गया भाई, ये जो वैल्यू आया 0.52 जो न्यूमेरिकली बनाए हम लोग, जिसको कहे थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, उसी का तो जब क्वेश्चन में जो कुछ दिया हुआ था उसी का सॉल्यूशन बना करके लैब में गए, सॉल्यूशन बनाए, एक्सपेरिमेंट किए, तो फिर आ गया एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, वही वैल्यू आ गया 0.52। इसका मतलब यह हुआ कि ये थ्योरेटिकल वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू दोनों इक्वल हो गया है। दैट इज डेल्टा TB एक्सपेरिमेंटल इज इक्वल टू डेल्टा TB थ्योरेटिकल।
तो यही हो गया नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऐसा ही एक्सपेरिमेंट यूरिया के अलावा ग्लूकोज, सुक्रोज या कोई भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट को लेकर के किया गया। तो क्या आने लगा कि सारे नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इक्वल आने लगा। तब ये बात समझ में आ गई सब लोगों को कि भाई जब हम लोग लेते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट तो हम लोगों को मिलता है नॉर्मल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और जब लेते हैं हम लोग इलेक्ट्रोलाइट तब हम लोगों को मिलता है एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। मतलब इतनी बात क्लियर हो गई कि जो एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ये तभी मिलता है जब सॉल्यूट होता है इलेक्ट्रोलाइट, और नॉर्मल तब होता है जब सॉल्यूट होता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट। Therefore, the following equation या formula are valid for calculation of colligative property when solute is non-electrolyte। कौन कौन सा फॉर्मूला? तो P नॉट A माइनस PA बाई P नॉट A इक्वल टू XB, डेल्टा TB इक्वल टू KB इंटू M, डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू M एंड पाई इक्वल टू MRT। यहाँ तक जो हम लोग का क्लास अभी तक हुआ था पिछले दिनों से, ये जो चार तरह का क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज है जिसका वैल्यूज को निकालना है तो हम लोग इस इक्वेशन का यूज करते हैं। लेकिन ये इक्वेशन वैलिड तभी है जब सॉल्यूट नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो। These equations are not valid for electrolytes। इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए हम लोग इस फॉर्मूला को यूज करते हैं, जैसा अभी किए थे ना NaCl और CaCl2 के लिए। तो जब इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट्स के लिए इस फॉर्मूला को यूज करते हैं तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और थ्योरेटिकल वैल्यू दोनों इक्वल नहीं होता है। अब एक बात और समझिए यहीं पर, ये जो इक्वेशन है 1 2 3 4, इस इक्वेशन में something is on left hand side and something is on right hand side। जो लेफ्ट हैंड साइड है वो है इक्वल टू राइट हैंड साइड के। लेफ्ट हैंड साइड को पढ़ते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरा को पढ़ते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा को पढ़ते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, चौथा को पढ़ते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। और इन सब का वैल्यूज निकालने का ये तरीका है। तो जो राइट हैंड साइड में जो वैल्यूज है सब 1 से लेकर के 4 तक, इन सबको कहा जाता है थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्योंकि देखो अभी हम लोग थ्योरेटिकली निकाले थे NaCl के लिए तो Kb इंटू M यही ना यूज किए थे, या आप अभी तक जितना न्यूमेरिकल बनाए हैं ऑस्मोटिक प्रेशर निकालने का आज क्वेश्चन पूछे थे तो हम फॉर्मूला लिख दिए MRT और इससे निकाल लिए। तो जो हम लोग अभी क्लास में बैठकर निकाल लिए यही सब हो गया वैल्यूज ऑफ थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी।
और लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यूज है यही है एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये दोनों इक्वल होता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए और ये दोनों इक्वल नहीं होता है इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए।